आज वो दिन है जब भारत सालों साल की गुलामी से आजाद हुआ। पूरा देश इसका जश्न मना रहा है। आजादी के इस महान उत्सव पर देशभक्ति की कहानी सुन रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी आपको कुछ वैसी ही कहानी सुनाऊं, जहां भारत के एक गद्दार से लड़ने वाले करोड़ों भारतीय लोग हैं। भारतीय अपराध के जगत में सबसे बड़ा नाम किसका है? आज के सोशल मीडिया वाले जमाने में आप लॉरेंस बिश्नोई का नाम सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उसने कुछ अपराध किए हैं, धमकियां दी हैं और उसकी सजा वो काट रहा है। लेकिन भारत को सबसे गहरा घाव देने वाला कोई और है और उसका नाम है दाऊद इब्राहिम। जो पैदा हुआ हिंदुस्तान में, खाया हिंदुस्तान में, लेकिन अपराध के दलदल में उतर भारत के दुश्मनों से हाथ मिला लिया और डॉन से अलग किसी आतंकी के तरह भारत को हमले से दहलाने से भी वो नहीं चूका। वो भी उस शहर को जिसे वो अपनी मासूका कहता था। लेकिन ना तो वो उस शहर का हुआ और ना ही अपने देश भारत का। और आज की तारीख में एक भगोड़े की तरह पाकिस्तान में छुपा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो भारतीय एजेंसी के हाथ लगा तो उसका बचना मुश्किल होगा। लेकिन उसे मौत के घाट उतारने के लिए कई कोशिशें हो चुकी है। कुछ भारतीय एजेंसी ने की तो कुछ उसके दुश्मनों ने। इसी लिस्ट में एक नाम मुंबई की लेडी डॉन का भी है। वो डॉन बनी ही दाऊद को मारने के लिए। तो आज आपराधिक जगत के सबसे बड़े देशद्रोही दाऊद की उन कहानी को ही सुनिए, एक के बाद एक, जहां दाऊद के लिए हर समय मौत का पहरा है। ये बात 90 की दशक की है। कभी दाऊद के सबसे करीबी मेंबर रहे छोटा राजन ने अपना ही गैंग बना लिया था और दाऊद का वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसी बीच अल्मोड़ा का एक नौजवान मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर अपना पहला कदम रखता है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से मुंबई पहुंचे इस शख्स की कहानी हर दूसरे लड़के जैसे नहीं थी कि वो हालात का मारा बंबई नगरी में पहुंचा और किस्मत ने उसे हत्यारा या अपराधी बना दिया। आदतन अपराधी। गुनाहों की कई कहानी तो वो वादियों से लेकर ही मुंबई में उतरा था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक छोटा सा कस्बा है रानीखेत। पीपी वहीं अपने माँ बाप के साथ रहता था। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई तो आर्मी में तैनात पिता ने बच्चे की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर दी और यहीं से पीपी की बचपन की जिंदगी बदलनी शुरू हो गई, क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ पसंद नहीं थी। इसलिए पीपी अपना घर छोड़कर गांव में मामा के पास ही रहने लगा। आगे वो स्कूल में मारपीट कर बदमाशी की तरफ बढ़ने लगा। वहीं से उसकी दोस्ती कस्बे के छोटे मोटे बदमाशों से हुई, जिसके बाद आगे चलकर वो अपना छोटा सा गैंग बना लेता है वहीं अल्मोड़ा के कस्बा रानीखेत में। फिर उसके गैंग ने अल्मोड़ा क्या, नैनीताल और हल्द्वानी में अवैध शराब का कारोबार शुरू कर दिया। रानीखेत का वो लड़का अब अपने इलाके में एकदम कुख्यात हो चुका था, लेकिन वो इतने भर से खुश नहीं था। वो उत्तराखंड के वादियों में कहीं गुम होकर नहीं रहना चाहता था। वो भी चाहता था कि अगर वो कोई कांड करे तो उसकी पब्लिसिटी भी उसी तरीके से हो जैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन्स की होती है। इसलिए वादियों से अपनी गुनाहों की गठरी बांध कर वो अंडरवर्ल्ड में घुसने की तमन्ना लेकर मुंबई पहुंच जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि गुनाहों के समुंदर में उसे कोई जानता नहीं था। इसी बीच पीपी ने मुंबई में सबसे पहले दोस्ती की गैंगस्टर विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशाह से। ये दोनों ही छोटा राजन के खास साफ शूटर थे। फिर जैसे ही पीपी को छोटा राजन के बारे में पता चला कि वो दाऊद जैसे डॉन का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो उससे मिलने की जिद करने लगता है। फिर एक दिन विक्की मल्होत्रा उसे छोटा राजन से मिलवाने भी ले जाता है। छोटा राजन उससे मिलता तो है, लेकिन दाऊद के साथ चल रही गैंगवार के बीच छोटा राजन किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहता था।
इसलिए उसने साफ कर दिया कि गैंग में एंट्री तभी मिलेगी जब वो खुद को साबित कर देगा। तो खुद को साबित करने के लिए एक दिन छोटा राजन ने पीपी को बुलाया और कहा कि एक नेता को मारना है, उसकी सुपारी तुम लोगे? पीपी हाँ कह देता है। दरअसल छोटा राजन ये देखना चाहता था कि पीपी में कितना दम है। इधर पीपी तो बस एक मौके के इंतजार में था, क्योंकि मुंबई में तो वो आया ही था अपना नाम बड़ा करने। फिर जैसे ही उसे पहली सुपारी मिली, पीपी ने उस नेता के सुरक्षा घेरे को पार करके माथे के बीचों बीच गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पीपी ने अपने इस हिम्मत से छोटा राजन को इंप्रेस करके उसके काफी करीब पहुंच गया और वो अल्मोड़ा के पीपी से अंडरवर्ल्ड का बंटी पांडे बन गया। इसी बीच छोटा राजन किसी भी कीमत पर दाऊद गैंग का मुंबई से नामो निशान मिटाना चाहता था, ताकि मुंबई की सत्ता उसके हाथों में आ जाए। पर छोटा राजन को मालूम था कि दाऊद तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल है और कराची में उसकी हत्या करके जिंदा लौटना तो नामुमकिन ही होगा। छोटा राजन नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये सब कैसे होगा। आखिर कौन ये हिम्मत करेगा कि पड़ोसी मुल्क में कराची में घुस जाए और वहां घुसकर दाऊद को मार के वापस भी आ जाए, या जाकर वो बस मार भी दे। गैंग में किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसी बीच बंटी पांडे ने छोटा राजन से कहा कि मैं मारूंगा दाऊद को, वो भी कराची में घुसकर। बंटी की हिम्मत से अब तक छोटा राजन वाकिफ हो चुका था। उसे मौत से कोई खौफ नहीं था, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता था। इसलिए प्लान तैयार होता है, हथियार मुहैया करवाए जाते हैं और बंटी अपने दोस्त विक्की मल्होत्रा और फरीद तनासा के साथ जून 1998 में पाकिस्तान पहुंच गया। वह दाऊद के बंगले का पता लगाने के बाद उसके मुखबिर ने सूचना दी कि दाऊद रोज पास की एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है। तीनों अरब नागरिकों का भेष बनाकर मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन दाऊद भी कोई मामूली चिड़िया तो था नहीं कि आसानी से कोई भी आए और उसका शिकार करके चला जाए। उसे छोटा राजन के प्लानिंग की भनक पहले ही लग गई थी। दाऊद का तो अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसे हर खबर मिल जाती है बंबई में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर वो उस दिन क्या कई दिनों तक मस्जिद नहीं गया। फिर बंटी समेत पूरे राजन गैंग को खाली हाथ वहां से पाकिस्तान के कराची से वापस भारत लौटना पड़ता है। 2 साल बाद छोटा राजन ने दोबारा से दाऊद को मारने का प्लान बनाया। वही कहानी जो मैं आपको सुना चुका हूँ कि बेटी के मौत के बाद जब दाऊद मस्जिद गया तो राजन के कई शूटर निशाना लगाए एकदम तैयार थे, निशाना एकदम सटीक था। उसमें से एक उस टीम में बंटी पांडे भी था जिसके निशाने पे दाऊद इब्राहिम था। लेकिन उस दिन पाकिस्तान में दाऊद इतने तगड़े सिक्योरिटी में था कि उसे मारना क्या, मार के वहाँ से एक पल को भी इधर उधर भागना पॉसिबल था ही नहीं। ये पूरी कहानी क्या है आप चैनल पर देख लीजिएगा, यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा आपको। बाकी मैं आता हूँ बंटी पांडे की पूरी कहानी पर। बाकी इस घटना के बाद दाऊद भी समझ गया कि छोटा राजन उसके पीछे एकदम पड़ा है। फिर इन दोनों के बीच की जो गैंगवार है वो एकदम इंटरनेशनल लेवल पर छिड़ जाती है। नेपाल से लेकर पाकिस्तान, कीनिया, मलेशिया और बैंकॉक तक में इनके बीच में गोलियां चली। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी न छोटा राजन रुका और न ही बंटी पांडे। एक बार फिर से दाऊद पर हमले की साजिश रची जाने लगी। बंटी पांडे इस बार मौका चूकना नहीं चाहता था। उसे मौका मिला 23 जुलाई 2003 को, जब दाऊद की बेटी का निकाह पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से होना तय हुआ था। शादी दुबई में होनी थी और वहां पहुंचना छोटा राजन के लिए कराची से ज्यादा आसान था। उसने हमले की पूरी प्लानिंग बना ली थी, जिसके तहत बंटी को पहले दिल्ली पहुंचना था, दिल्ली से फिर नेपाल होकर वो दुबई जाता। लेकिन इससे पहले कि वो नेपाल पहुंचता, दिल्ली में ही एक पुराने मामले में वो गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी दाऊद को मारने की जो ये तीसरी प्लानिंग थी वो भी धरी की धरी रह। अब भले ही बंटी पांडे चूक गया, लेकिन छोटा राजन अभी भी दाऊद की मौत चाहता है। भारतीय एजेंसी भी यही चाहती थी, इसलिए दाऊद को खत्म करने के लिए उन्होंने छोटा राजन का इस्तेमाल किया।
तो आज की जो ये कहानी है वो साल 2005 से पहले ही शुरू हो गया था, जब पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद का जो बेटा है जुनैद मियांदाद, वो दाऊद इब्राहिम की बेटी महरुख इब्राहिम से लंदन में पढ़ाई के दौरान मिला। और उनकी जो ये मुलाकात थी वो इतनी खास हो गई कि बात निकाह तक पहुंच गई। और दाऊद इब्राहिम चाहता था कि उसकी बेटी का ये दिन बहुत ही खास हो, वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करे। इसलिए निकाह के अलावा वलीमा जो है वो दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होना तय हुआ। वलीमा यानी कि रिसेप्शन। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ये कभी एक्सेप्ट नहीं करता है कि दाऊद पाकिस्तान में है, लेकिन उसे अपनी बेटी के निकाह और जो वलीमा था उसमें जाना था। इसलिए पाकिस्तान और आईएसआई के मदद से उसका फेक पासपोर्ट बनाया जाता है अली मियाँ के नाम से। इसी फेक पासपोर्ट के मदद से वो ट्रेवल करके सऊदी अरेबिया पहुंचता है। वहां से 9 जुलाई 2005 को वो मक्का में एक मस्जिद में अपनी बेटी के निकाह में शामिल होता है। उसके बाद उसे सऊदी अरेबिया से जाना था दुबई, जो वो बाय रोड उसी फेक पासपोर्ट के बदौलत पहुंचता है। वहां पे वो 20 जुलाई 2005 को ही पहुंच गया था और 23 जुलाई 2005 को उसके बेटी का वलीमा होना था। इसी बीच इस बात की जो खबर है वो भारत के इंटेलिजेंस को भी लग गया कि दाऊद जो है वो अपने बेटी के वलीमा में शामिल होने के लिए दुबई आ रहा है, और यही वो सबसे अच्छा वक्त है जब उसे मारा जा सकता है, क्योंकि वहाँ वो एक डॉन की तरह हथियार के साथ नहीं आएगा, बल्कि अपनी बेटी के वलीमा में वो एक बाप के तरह आएगा। और ऐसे वक्त पे उस डॉन को मारा जा सकता है जो एक तरह से भारत में मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था 93 में उसका सबसे बड़ा आरोपी था। और उसे मारने के लिए कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो ने छोटा राजन की मदद ली थी। अब छोटा राजन कौन था? छोटा राजन पहले दाऊद के साथ ही काम करता था, उसके लिए ही काम करता था, लेकिन जब 93 का सीरियल ब्लास्ट हुआ तो उन दोनों के बीच में डिफरेंसेज आ गए, क्योंकि जो ये छोटा राजन था वो 93 में जो ब्लास्ट हुआ था उसके पक्ष में नहीं था, और उसके बाद वो एक तरह से हिंदू डॉन बनकर उभरा। वो खुद को हिंदू डॉन कहने लगा और दाऊद से उसकी दुश्मनी बढ़ने लगी। और इसी बात का फ़ायदा आईबी ने उठाया। उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजीत डोभाल थे। उन्होंने प्रोजेक्ट एक्स नाम से एक मिशन लॉन्च किया, जिसके तहत दाऊद इब्राहिम को छोटा राजन के 2 शार्प शूटर के जरिए मारे जाना था। वो जो 2 शार्प शूटर थे उसमें से एक का नाम विक्की मल्होत्रा था और दूसरा का नाम फरीद तनासा। उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी थी। उसके बाद उन्हें दुबई भेजा जाना था, और दुबई में जो दोनों शार्प शूटर थे वो दाऊद की बेटी के वलीमा में उसकी बेटी के सामने ही दाऊद को ख़त्म कर देता। भारतीय एजेंसी ने दोनों शूटर्स को करीब 3 हफ्तों की ट्रेनिंग दी, उसे एयर टिकट्स दिए और उन्हें भेजा ही जाना था। और जो पूर्व गृह सचिव है आर.के. सिंह, उनके दावों के मुताबिक खुद अजीत डोभाल उन्हें सभी टिप्स दे रहे थे, समझा रहे थे। वहाँ पर रॉ के और भी ऑफिसर मौजूद थे, और वो दोनों शूटर दुबई के लिए जाते ही इससे पहले होटल के कमरे में मुंबई पुलिस एक तरह से धावा बोल देती है और फिर अरेस्ट वारंट दिखाते हुए दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के टॉप एजेंसी के काम के बीच ये मुंबई पुलिस कैसे आ गई। तो यहाँ हुआ ये कि जब छोटा राजन के 2 शार्प शूटर इंडोनेशिया से मुंबई लाए जा रहे थे, और जब उनका इमिग्रेशन हुआ तब कहते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा ऑफिसर मौजूद था जो दाऊद के पेरोल पर काम करता था, और वही जो एक तरह से फेक इनपुट दे देता है मुंबई पुलिस को, ये कि जो छोटा राजन का 2 शार्प शूटर है वो किसी पॉलिटिकल किलिंग के लिए दिल्ली जा रहा है। और जैसे ही ये खबर मुंबई पुलिस को मिलती है और उसके बाद ये खबर जब वहाँ के डीसीपी धनंजय कमलाकर तक पहुँचती है, तो उसके बाद उन दोनों शूटर पर नज़र रखे जाने लगता है। और उसके बाद 3 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद जब वो आखिरकार उनको सूडानी पासपोर्ट मिलता है, सूडानी नाम, और एयर इंडिया के फ़्लाइट में बैठकर वो दुबई जाते हैं। एयर इंडिया का फ़्लाइट जो उस टाइम में इंडियन एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था। और इससे पहले कि वो दुबई जाते, जो मुंबई पुलिस है वो होटल के कमरे में धावा बोल देती है और अपने अरेस्ट वारंट को दिखाते हुए उन दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लेती है। अब चूंकि उनके पास अरेस्ट वारंट था, तो ऐसे में रॉ और आईबी भी इस मामले में नहीं उलझना चाहती थी। लेकिन कहते हैं कि जो अजीत डोभाल थे वो काफ़ी गुस्सा हुए थे, और वो मुंबई पुलिस को लगातार ये समझाते भी रहे कि इन सभी चीज़ों में तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये दोनों जो शार्प शूटर है ये किसी खास मिशन के लिए है। लेकिन मुंबई पुलिस मानती नहीं है, और वो धनंजय कमलाकर का जो
भेजा हुआ अरेस्ट वारंट होता है उसी पर अड़े रहते हैं और जो ये शार्प शूटर होते हैं इनको दोनों को ले जाते हैं। अब इधर दोनों जो शार्प शूटर होते हैं वो दुबई तो नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जो ऑफिसर दाऊद के पेरोल पर काम कर रहा था उसके जरिए इन्फॉर्मेशन तो दाऊद तक पहुंच ही जाती है कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। ऊपर से विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा की गिरफ्तारी की खबर कि छोटा राजन का शार्प शूटर गिरफ्तार हो गया है, ये हर न्यूज़ चैनल पर भी चलने लगता है। इधर से भी दाऊद को इन्फॉर्मेशन मिलता है और दाऊद इन तमाम इन्फॉर्मेशन को पाने के बाद कोई भी रिस्क नहीं लेता है और 3 दिन बाद जो उसकी बेटी का वलीमा होने वाला था वो उसमें भी शामिल नहीं होता है और तुरंत ही दुबई में ही उसके लिए फ़्लाइट अरेंज किया जाता है। और ये जो फ़्लाइट था एक ख़ास फ़्लाइट उसके लिए वो पाकिस्तान और ISI ही अरेंज करता है, उसके ज़रिए वो वापस कराची में भाग जाता है। और कुछ इस तरह जो IB का प्लान था वो धरा का धरा ही रह जाता है और दाऊद जो दुबई में अपनी बेटी के वलीमा में ही मारा जाता वो बचकर एक बार फिर से निकल जाता है। दाऊद यहां भी बच गया, लेकिन उसे मारने की कोशिश अब भी जारी है। दाऊद के मौत की प्लानिंग में कराची के एक सड़क में छिपे हैं 9 चेहरे। वो भारत के सुपर बॉयज हैं और दाऊद को मारने के लिए कराची में सेट है। जी हाँ, ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन भारत के 9 कमांडो को किल दाऊद मिशन पर भेजा गया था। कराची के एक सड़क पर एक दरगाह थी, उस दरगाह के आसपास छिपे हुए थे ये बिग बॉयज। उन्हें इंतजार था दिन के 2 बजने का, क्योंकि हर दिन दोपहर के 2 बजे उस दरगाह के सामने से कारों का एक काफिला गुजरता था और उस काफिले के बीचों बीच एक कार में दाऊद इब्राहिम होता है। एक दिन 2 बजे दूर से ही काफिला आता नजर आ गया। बिग बॉयज ने अपने हथियार चेक कर लिए, दाऊद निशाने पर था और आगे 3-4 मिनट के ऑपरेशन में उसका काम तमाम होने वाला है। आपको वो फिल्म तो याद ही होगा ना, D-Day। निखिल आडवाणी की फिल्म D-Day हिट हुई थी। इसमें इंडियन एजेंसी रॉ के कुछ एजेंट्स चुपके से पाकिस्तान में जाते हैं और दाऊद जैसे कैरेक्टर को किडनैप कर लाते हैं। फिल्म में दाऊद बने हैं ऋषि कपूर, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उसी साल की शुरुआत में यानी 2013 में ही फिल्मी नहीं बल्कि असली D-Day भी आया था। जब बिग बॉयज कराची पहुंचे थे तो उनके निशाने पर दाऊद इब्राहिम था। फिल्म में तो रॉ के एजेंट्स का मिशन कामयाब होता है और वो दाऊद को भारत और पाकिस्तान के बीच नो मैंस लैंड पर मारकर फेंक देते हैं। लेकिन असली D-Day का क्या हुआ? दाऊद को मारने का वो प्लान क्या था और ये बिग बॉयज थे कौन? क्या दाऊद को पता चल गया और बिग बॉयज शहीद हो गए या फिर उन्होंने दाऊद को ही खत्म कर दिया? जी हां, भारतीय एजेंसियां सालों से पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का पक्का ठिकाना तलाश रही थी। 2013 की शुरुआत में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली। कराची में मौजूद भारतीय एजेंट्स ने दाऊद को खोज निकाला, उसके घर का पता लगा लिया, उसके घर से निकलने और लौटने के वीडियो बनाकर वापस भेजे। दाऊद का पता और वीडियो देखकर भारतीय एजेंसियों में खलबली मच गई। उसी वक्त तय किया गया कि दाऊद का वजूद मिटाने का ये सही वक्त है। उसे मारने के लिए कमांडो भेजे जाएंगे और जिनका मिशन होगा सिर्फ और सिर्फ दाऊद का खात्मा। खबरों में दावा किया गया कि रिसर्च एनालिसिस विंग यानी रॉ ने दाऊद को मारने के लिए 1 या 2 नहीं पूरे 9 चेहरे चुने और उन्हें नाम दिया बिग बॉयज। बिग बॉयज में शामिल कमांडो बेस्ट थे, उनका निशाना अचूक था और फिजिकल फाइट में भी उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बिना शक हुए 9 कमांडोज की इस हाई स्किल टीम को पाकिस्तान में कैसे पहुंचाया जाए। खबरों के मुताबिक इन्हें अलग अलग देशों की आइडेंटिटी और पासपोर्ट के साथ भेजना तय हुआ। सूडान, बांग्लादेश और नेपाल के पासपोर्ट पर बिग बॉयज पाकिस्तान में दाखिल हुए। जाहिर है दुश्मन देश में घुसना था और वहां उस आदमी को मारना था जिसे खुद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI प्रोटेक्ट करती है। सूत्रों के मुताबिक रॉ ने इसके लिए इजराइल की एजेंसी मोसाद से मदद ली। वैसे भी दुश्मन देश में घुसकर अपराधियों को ठिकाने लगाने में मोसाद माहिर है। इस ऑपरेशन के लिए 13 सितंबर 2013 की तारीख तय की गई, यानी वो तारीख जिस दिन दाऊद का हिसाब फाइनल होना था। कराची में रॉ के एजेंट्स ने बताया था कि दाऊद कराची में
सालों से रह रहा है और वो रोज क्लिफ्टन रोड से अपने घर से बाहर निकलता है और बिना रुके सीधा कराची के ही डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में जाता है और फिर उसी रास्ते से लौटता है। उसी रास्ते पर सुपर बॉयज यानी रॉ के 9 कमांडोज को छुपना था, दाऊद का इंतजार करना था। वही दरगाह और दिन के 2 बजे का वक्त था। दरगाह के बाहर जगह चुन ली गई थी क्योंकि वहां कारों की रफ्तार धीमी होती थी। 13 सितंबर 2013 को भारत के बिग बॉयज ने दरगाह के सामने पोजीशन ले ली। वक्त का इंतजार किए जाने लगा। कमांडोज को दाऊद की कार के नंबर का पता था। उन्होंने दाऊद के लेटेस्ट वीडियो को भी देख रखे थे। घड़ी ने 2 बजाएं, दिल की धड़कनें रफ्तार पकड़ चुकी थी। आज भारत के सबसे बड़े दुश्मन का अंत होना था। कराची की उस सड़क पर रोज की तरह चहल पहल थी। दरगाह में भी लोग थे। दाऊद की कारों का काफिला दूर से नजर आया। बस कुछ ही मिनट बचे थे। उसी वक्त बिग बॉयज के टीम लीडर का फोन बजा। आखिरी लम्हों में फोन कॉल। ये नंबर तो सिर्फ 1 या 2 लोगों के पास ही था। बिग बॉयज के टीम लीडर ने हड़बड़ी में फोन उठाया। इस वक्त भी बाकी कमांडोज की नजरें दरगाह के सामने आने वाली सड़क पर थी। दूर से दाऊद इब्राहिम का काफिला चला आ रहा था। फोन पर सिर्फ एक ही आवाज और 2-4 शब्द बोले गए। कहा गया अबॉर्ट द प्लान, यानी प्लान को रोक दो, यानी कोई अटैक नहीं, कोई हमला नहीं होगा। ये सुनते ही टीम लीडर ने बाकी कमांडोज को कहा अबॉर्ट, और देखते ही देखते बस कुछ ही पलों में बिग बॉयज के इस शूटर के सामने से यानी दरगाह के सामने से दाऊद इब्राहिम अपने काफिले के साथ निकल गया। इस बात से अनजान कि उसकी जिंदगी का आज अंतिम दिन था, आखिरी दिन था। जिस सूत्र ने यह खबर मीडिया को दी थी उसने ये नहीं बताया कि दरअसल ये आखिरी वक्त पर फोन कॉल किया किसने था और दाऊद को टर्मिनेट करने का वो पक्का प्लान रोक क्यों दिया गया। ये रहस्य आज तक सिर्फ एक रहस्य ही बना है। कोई नहीं जानता कि इतनी तैयारी, इतनी पक्की प्लानिंग सिर्फ एक फोन कॉल से धरी की धरी क्यों रह गई। अब वो मिस्ट्री क्या थी वो तो सॉल्व हुआ नहीं, लेकिन दाऊद पर अटैक के लिए छोटा राजन फिर से तैयार था और दाऊद की हालत एकदम खराब हो गई थी। बाकी देखिए, कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, डर सबको लगता है, फिर चाहे वो मशहूर डॉन दाऊद इब्राहिम ही क्यों ना हो। आज आपको एक ऐसे ही दिन की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस दिन दाऊद इब्राहिम इतना डर गया कि वो अपने ही घर कराची में ही, कराची में ही, इंडिया से अब उसका क्या लेना देना है सिवाय क्राइम के। तो मैं ये बता रहा था कि उस दिन वो कराची में ही 150 लोगों के घेरे में घूम रहा था, इस डर में कि कहीं उसकी मौत ना हो जाए, कोई उसे मार ना दे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था दाऊद के साथ जो उसे ऐसा करना पड़ गया। आज कहानी उसी दिन की है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब छोटा राजन दाऊद से अलग हो उसका दुश्मन बन गया और छोटा राजन इंडियन एम्बेसी पहुंचकर एक रॉ एजेंट से मिलकर इस बात की डील करता है कि तुम मुझे सिक्योरिटी दो, बदले में मैं तुम्हें दाऊद को खत्म करने में मदद करूंगा। ये डील हो जाती है उन दोनों के बीच और छोटा राजन उस रॉ एजेंट की मदद से वहां से सुरक्षित जगह पर चला जाता है, क्योंकि छोटा राजन डी कंपनी का बहुत बड़ा राजदार था। एक समय में वो दाऊद का राइट हैंड था, छोटा शकील से भी बड़ा कद था डी कंपनी में उसका, इसलिए अब डेफिनेटली डी कंपनी के लिए वो बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। दाऊद इब्राहिम को अचानक से छोटा राजन से खतरा महसूस होने लगता है। तब दाऊद जो है वापस पाकिस्तान आया। उसने छोटा शकील को ऑर्डर दिया कि किसी भी तरीके से ये जो छोटा राजन है उसको ढूंढो और जहां मिले उसको वहीं टपका डालो। देखते ही देखते लगभग 2 साल का समय बीता। छोटा राजन रॉ एजेंट के सपोर्ट से नेपाल से काठमांडू पहुंचा, फिर वहां से मलेशिया, जहां एक दिन फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से आवाज आई, दाऊद इब्राहिम का समय पूरा हो गया है, उसको टपकाने का टाइम आ गया है, तुम तैयारी कर लो। ये फोन उसी रॉ एजेंट का था जिसने 2 साल बाद छोटा राजन से कांटेक्ट किया था। उसने राजन को बताया कि दाऊद की बेटी मारिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई है और इसके गम में डूबा दाऊद इस घटना के करीब 40 दिन बाद एक दरगाह पर माथा टेकने वाला है। उस समय दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में रहने लगा था
और उसे पाकिस्तान सरकार के साथ साथ वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी पूरा सपोर्ट हासिल था। उनके सिक्योरिटी में ही दाऊद पूरी दुनिया में चल रहे अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सिंडिकेट को ऑपरेट करता था। इधर दरगाह पर माथा टेकने के लिए दाऊद आने वाला था। इस बात की जानकारी इंडियन रिसर्च एनालिसिस विंग यानी रॉ को लग चुकी थी और रॉ के एजेंट चाहते थे कि इस मौके का फायदा उठाया जा सके, दाऊद इब्राहिम को खत्म कर दिया जाए। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पर इस काम में भारत सरकार या फिर भारत सरकार के किसी भी एजेंट का हाथ हो, उनका नाम आए। इस काम के लिए छोटा राजन को चुना गया था। उन्होंने छोटा राजन को कहा कि तुम्हारे पास दाऊद इब्राहिम को उड़ाने का ये शानदार मौका है, इसका फायदा उठाओ। इसके बाद 27 मई 1998 को छोटा राजन के 7 शार्प शूटर्स मुंबई से नेपाल के लिए रवाना होते हैं। 28 मई की रात ये सभी काठमांडू के एक होटल में स्टे करते हैं। इसके बाद अगली सुबह फ्लाइट पकड़कर पाकिस्तान के कराची शहर में लैंड करते हैं। पाकिस्तान स्थित कराची एयरपोर्ट पर छोटा राजन के लिए काम पूरा करने वाला एक आदमी इन लोगों से मिलता है और उन सभी को पाकिस्तान के कराची स्थित डिफेंस कॉलोनी में ले जाता है। वहां से अल मंसूर अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर पर इन लोगों के लिए एक कमरा बुक किया जाता है, जहां ये सभी शूटर्स रुकते हैं। उसमें विक्की मल्होत्रा, एजाज लकड़ावाला, फरीद तनासा शामिल होते हैं। ये वही 7 शूटर्स है जो छोटा राजन के इशारे पर दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए उस दिन कराची पहुंचे थे। इस अपार्टमेंट में 2 दिन बाद इन लोगों के पास मॉडर्नाइज वेपन का एक कैरेट आता है, जिसमें 4 AK-47, 4 हैंड ग्रेनेड, 4 पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस थे। फाइनली वो दिन भी आ जाता है, वो घड़ी भी आ जाती है जब इन लोगों को दाऊद इब्राहिम को टपकाना था। हजरत अली साहब दरगाह के बाहर लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक वैन में ये सभी शूटर्स जो थे वो मौजूद थे, दाऊद के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में दाऊद इब्राहिम अपने काफिले के साथ दरगाह के सामने पहुंचा, लेकिन उस दिन दाऊद के काफिले में लगभग 30 गाड़ियां थी। गाड़ियों के रुकते ही हर गाड़ी से हथियार बंद कमांडो बाहर निकले। उन्होंने आसपास देखा और जब उन्हें सिचुएशन क्लियर दिखी तो दाऊद को भी उतरने का इशारा दिया। इन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी में सफेद कुर्ता पजामा पहने, चश्मा लगाए एक आदमी उतरा और दरगाह के अंदर चला गया, जो कोई और नहीं बल्कि भारत का भगोड़ा और अंडरवर्ल्ड का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम था। यह देखकर छोटा राजन के शूटर हैरान रह गए। दाऊद इब्राहिम के साथ 10-15 नहीं बल्कि पूरे 150 कमांडो थे, जबकि इन लोगों को बताया गया था कि दाऊद इब्राहिम कराची में खुद को इतना सेफ महसूस करता है कि उसके साथ मुश्किल से 10-15 लोग ही रहते हैं और उस 10-15 लोग को तो ये 7 शूटर आराम से हैंडल कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ये दाऊद इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लेकर वहां कैसे पहुंच गया। अब इधर दाऊद इब्राहिम दरगाह के अंदर जाता है और लगभग 20 मिनट तक उसने दरगाह के भीतर ही बिताया। इसके बाद वो सीधा वापस अपनी गाड़ी में आया और गाड़ी में बैठकर अपने काफिले के साथ वापस रवाना भी हो गया। दाऊद इब्राहिम का इंतजार कर रहे इन सभी 7 शूटर्स ने कोई हरकत नहीं की। आखिर इनको भी तो अपनी जान का डर था, जान प्यारी थी इन्हें। ये 7 अकेले 150 लोगों से तो नहीं भिड़ सकते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी देखकर वो ये समझ गए थे कि इन लोगों का प्लान जो है ये कहीं ना कहीं लीक तो जरूर हुआ है। ये लोग तुरंत ही अपनी गाड़ी से वापस मंसूर अपार्टमेंट के उसी फ्लैट में चले जाते हैं जिसे इन्होंने बुक किया था। जैसे ही ये फ्लैट में पहुंचते हैं कि इनके फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ छोटा राजन की आवाज आती है, जल्दी वहां से निकलो, हमारा प्लान लीक हो गया है, बहुत जल्दी वहां दाऊद के लोग पहुंचने वाले होंगे। इस फोन कॉल को सुनने के बाद जिसको जैसे मौका मिला वो वहां से भाग गए, अलग अलग रवाना हो गए। कुछ ही देर में सारे शूटर्स कराची के डिफेंस कॉलोनी से बाहर निकल गए और किसी तरीके से सभी सुरक्षित रूप से वापस इंडिया भी आ गए। इन लोगों के वहां से निकलने के थोड़ी देर बाद ही कराची पुलिस की एक टीम भी उस अपार्टमेंट में पहुंची। वहां छानबीन करने लगी, लेकिन कोई भी शूटर्स उनके हाथ तो आया नहीं, बस उनके हथियारों को कराची पुलिस ने बरामद कर लिया। इन सब के बावजूद एक सवाल था जो छोटा राजन को परेशान कर रहा था कि आखिर उसका ये प्लान लीक कैसे हुआ। इस घटना के 2 साल बाद छोटा राजन को ये खबर मिली कि जो प्लान है ये मिर्जा दिलशाद बेग ने इधर उधर किया था।
वैसे तो ये मिर्जा दिलशाद बेग जो है वो नेपाल पार्लियामेंट में कभी कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था, लेकिन ये बेसिकली पाकिस्तान और आईएसआई के लिए काम करता था। काम तो कहते हैं कि ये दाऊद के लिए भी करता था, जिसे आगे चलकर छोटा राजन मरवा देता है। लेकिन छोटा राजन ने दुश्मनी में कैसे भारत के इस गद्दार को मौत के घाट उतार दिया, वो कहानी भी सुनिए। उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला जो है वो गोरखपुर के नजदीक है, और ये शहर जो है गोरखपुर, ये बॉर्डर से काफी सटा हुआ है, नेपाल बॉर्डर से। मिर्जा दिलशाद जो है रोजगार के खोज में 80 के दशक में अपने शहर देवरिया से मुंबई चला गया, जहां उसे सबसे आसान काम लगा अंडरवर्ल्ड में शामिल हो जाना। इसलिए वो वहीं डी कंपनी के साथ जुड़ गया और अपराध के रास्ते पर निकल पड़ा। लेकिन मुंबई जाने से पहले उत्तर प्रदेश में उसका फेवरेट काम था गाड़ियों को चोरी करना। तो अंडरवर्ल्ड में आने के बाद भी वो कार चोरी का जो धंधा था वो लगातार करता ही रहा। फर्क इसमें बस इतना हो गया कि जहां यूपी में वो छोटे मोटे और सस्ती कारों को चुराता था, वहीं अंडरवर्ल्ड यानी मुंबई में आने के बाद वो महंगी कार चुराने लगा था। ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ डी गैंग के साथ ही था या सिर्फ उसकी जो वफादारी थी वो दाऊद के लिए थी। असलियत तो ये थी कि शुरुआत में जब वो अंडरवर्ल्ड में शामिल होने के लिए आया तो उसके ताल्लुक जो है अमर नायक गैंग, पठान गैंग और गबली गैंग के साथ भी था। लेकिन जब समय के साथ मिर्जा ने ये देख लिया कि दाऊद इस लाइन में सबसे तेजी से आगे आ रहा है, तो फिर वो उसके साथ ही हो लिया। आगे चलकर मिर्जा और दाऊद का कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से हो गया। दाऊद खुद तो पाकिस्तान के आईएसआई के साथ काम कर ही रहा था, लेकिन ये जो मिर्जा है वो एक कदम और आगे बढ़कर आईएसआई का एजेंट ही बन गया। इधर यूपी और मुंबई पुलिस दोनों ही मिर्जा को तलाश रही थी। यूपी पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित किया हुआ था। उनसे बचने के लिए ये मिर्जा क्या करता है, भागकर नेपाल पहुंच गया। अब नेपाल में उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग होते हैं उनके काफी रिश्तेदार भी रहते हैं। ऐसे ही मिर्जा के रिश्तेदार भी वहां रहते थे, तो वो अपने रिश्तेदार के पास रहने लगा। रिश्तेदार के होने की वजह से जल्द ही उसे वहां पर नागरिकता भी मिल गई और वो इंडियन से नेपाली हो गया। नेपाली नागरिक बनने के बाद मिर्जा नेपाल की पॉलिटिक्स में भी एंट्री मार लेता है। फिर मिर्जा दिलशाद बेग ने वहां अपना क्रिमिनल कार्ड खेला और नेपाल सद्भावना पार्टी से साल 1994 में कपिल वस्तु के तराई डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन लड़ा। और चूंकि वहां पर मुस्लिम आबादी उस वक्त बहुत ही ज्यादा थी, इस वजह से मिर्जा जो है भारी मतों से वहां पर जीत भी गया। इसके बाद उसने राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को ज्वाइन कर लिया और दूसरी बार भी वहां से जीत हासिल की और फिर से सरकार में मंत्री बना। जब दिलशाद बेग नेपाली सरकार में मंत्री बना तो उस समय मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए काठमांडू तो समझिए जैसे एक स्वर्ग के जैसा था। किसी भी तरह के अपराधों को अंजाम देकर अंडरवर्ल्ड के लोग जो है वो नेपाल भाग जाते थे और मिर्जा वहां पर सबको पूरी सिक्योरिटी देता था और साथ ही साथ जो भी ऐशो आराम होता था वो भी मुहैया करवाता था उनके लिए। सिर्फ यही नहीं, नेपाल सरकार में रहते हुए मिर्जा अंडरवर्ल्ड के कई लोगों को जाली कागजात बनाकर दुनिया के कई और दूसरे जो सुरक्षित जगह होते थे इन अपराधियों के लिए वहां भेज देता था। वो डी कंपनी के बॉस के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा था, आप समझ लीजिए। और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। 1997 में जब टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार का मुंबई में मर्डर हुआ और उस केस में अबू सालेम का नाम आया, तो उसको भगाने की जिम्मेदारी भी मिर्जा दिलशाद बेग ने ही ली थी और पाकिस्तान के आईएसआई से बात करके अबू सलेम को पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया। लेकिन हर गुनाह का एक न एक दिन तो अंत होना ही है। ऐसा ही यहाँ भी हुआ। 1998 का शुरुआती महीना चल रहा था। मिर्जा दिलशाद बेग का जो गोल्डन करियर था वो खत्म होने वाला था। मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी पुलिस के साथ साथ अब एनआईए भी उसके पीछे थी। मिर्जा को पकड़ने की कोशिश में अंडरवर्ल्ड के ही लोगों की मदद ली गई, ऐसे लोगों की जो कभी उसके साथ थे, उसके साथ काम कर रहे थे। तब एक ऑफिसर ने देश हित का हवाला देकर बबलू श्रीवास्तव से मदद मांगी। गैंगस्टर था ये भी, किडनैपिंग किंग, कहानी सुनाई थी इसकी मैंने चैनल पर आपको। तो जिस पर ये बबलू श्रीवास्तव जो है ना, ये भी हाँ कर देता है कि वो मदद करेगा इस काम के लिए।
फिर वो इस काम के लिए अपने ही गैंग की एक सबसे तेज तर्रार महिला को चुनता है। अर्चना शर्मा नाम होता है। बबलू ने अर्चना को नेपाल भेज दिया और मिर्जा को फोन करके ये बताया कि अर्चना को पुलिस परेशान कर रही है भारत में, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए इसे नेपाल में सुरक्षित रहने का बंदोबस्त कर दो। 1 जून 1998 के आसपास अर्चना जो है वो नेपाल पहुंच गई। मिर्जा दिलशाद बेग ने अर्चना के लिए एक फ्लैट का इंतजाम किया और अर्चना वहीं पर रहने लगी। इसके बाद बबलू ने उससे कहा कि वो किसी भी तरह मिर्जा को ऐसी जगह पर ले जाए जहां पर उसका काम तमाम किया जा सके। इसके बाद बबलू ने मिर्जा को फोन किया और बोला कि अर्चना बेहद परेशान है और उसे इस वक्त सहारे की जरूरत है। इसके बाद अर्चना ने मिर्जा को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। जब मिर्जा के आने की बात जो है वो तय हो गई अर्चना के घर पर, तो उसने ये बात उसकी ताक में जो लोग बैठे थे उस तक भी पहुंचा दी। तारीख थी 29 जून 1998। ये जो मिर्जा दिलशाद बेग है वो अर्चना शर्मा के घर पर पहुंच गया। इस वक्त तक उसको मारने के लिए शूटर्स वहां आ चुके थे। इसके बाद अर्चना क्या करती है कि वो किचन की तरफ जाने लगती है, खाना लाने का बहाना करके। किचन का जो एक दरवाजा है वो बालकनी की तरफ खुलता था। मिर्जा को ना जाने क्यों उस पर शक हुआ। उसने देखा कि अर्चना किचन की बजाय बालकनी वाले दरवाजे में चली गई, तो उसको मामला यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगा। वो भी खेला हुआ खिलाड़ी था, तो वो नीचे उतर गया। लेकिन इस बार वो घर से बाहर उस रास्ते से नहीं गया जिधर से वो आया था, बल्कि पीछे का रास्ता लेता है। मिर्जा के जाते ही अर्चना आगे वाले गेट की ओर भागी, जहां शूटर्स मिर्जा का इंतजार कर रहे थे। अर्चना ने उन्हें बताया कि मिर्जा पिछले रास्ते से निकल चुका है और वो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचा होगा। इसके बाद 2 बाइक पर 4 शूटर सवार होकर मिर्जा के घर के पास पहुंचे, तो देखा कि मिर्जा अपने घर के दरवाजे पर ही है। वहीं पर मौजूद शूटर फरीद तनासा ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और करीब 7-8 गोलियां मिर्जा के जिस्म में उतार डाली। इस ऑपरेशन के बाद से ही वारदात की जो सबसे अहम कड़ी थी, अर्चना शर्मा, वो गायब है, जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ है, कहाँ चली गई, क्या हुआ उसके साथ। हालांकि इसके पीछे 2 और कहानी बताई जाती है। पहला ये कि ये बबलू श्रीवास्तव की जो है वो दिलशाद बेग जो है उससे कुछ पुरानी दुश्मनी थी। किसी मामले में बबलू फंस गया था और इसने उसे बचाया नहीं था, इस चक्कर में उसने ये काम करवाया। दूसरी कहानी ये है कि ये जो छोटा राजन है, जिसकी बाद में अंडरवर्ल्ड किंग दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी ठन गई थी, इस वजह से ही छोटा राजन देश हित में ये काम करवाता है और दिलशाद बेग को मरवा देता है, क्योंकि वो भारत विरोधी था और दाऊद के साथ मिला था। और जिस शूटर ने उसको मारा, फरीद तनासा, वो भी छोटा राजन का ही शूटर माना जाता है। कई कहानी में आपने इसका नाम सुना होगा, प्रोजेक्ट एक्स की कहानी मैंने सुनाई थी आपको। बाकी अब अंत में वो कहानी भी सुनिए कि कैसे मुंबई में रहने वाली एक साधारण लड़की ने अपने प्यार के मौत का बदला लेने के लिए क्राइम की दुनिया में उतर गई और फिर मुंबई की लेडी डॉन बनकर दाऊद के जान की दुश्मन बन गई। उसके ऊपर तो पूरी वेब सीरीज भी बन गई है। लेकिन अभी सुनिए क्या है उसकी असली कहानी, कि कैसे उसने दशकों पुराने अंडरवर्ल्ड का इतिहास बदल दिया। तो देखिए, जिस दाऊद से पूरी बंबई डरती थी, वो एक औरत से डर गया और ऐसे डरा कि अंडरवर्ल्ड के वर्षों पुराने नियम को तोड़ के रख दिया। और फिर अंडरवर्ल्ड में पहली बार किसी औरत को सीधे तौर पर मार दिया गया था, क्योंकि उसने दाऊद को जड़ से मिटा देने की कसम खाई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो थी अंडरवर्ल्ड की लेडी डॉन सपना दीदी। लेकिन ये नाम उसका असली नहीं है और ये नाम मिलने की कहानी भी क्राइम, थ्रिल और एक्शन से भरी हुई है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज क्राइम कनेक्ट पर मैं आपको कनेक्ट करूंगा सपना दीदी के कहानी से। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। अंडरवर्ल्ड के अंदर सभी सपना दीदी को दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसने अंडरवर्ल्ड में कदम ही रखा था दाऊद को खत्म कर देने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सपना उसका असली नाम था नहीं,
वो तो बस एक मामूली सी अशरफ थी जो महमूद के प्यार में पड़कर दाऊद की जानी दुश्मन बन गई। लेकिन अशरफ एक मामूली औरत से अंडरवर्ल्ड की लेडी डॉन सपना दीदी कैसे बनी, इसे जानने के लिए हमें आज से 30 साल पहले उस वक्त में जाना पड़ेगा जब मुंबई बंबई के नाम से जाना जाता था और दाऊद और दुबई रोज अखबार के सुर्खियों में शुमार होता था। तो आइए अब उस कहानी पर आते हैं जिसने अशरफ की जिंदगी बदल के रख दी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि अशरफ एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रही थी, अपने पति महमूद के साथ एक प्यार भरी जिंदगी। महमूद भी उससे खूब प्यार करता था और इस प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ता है। वो अशरफ को एक तरह से रानी बना के रखता है, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने देता है, उस पर खूब पैसा लुटाता है। अशरफ भी उसके साथ बहुत खुश थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसका पति आखिर करता क्या है जो उसके पास इतने सारे पैसे हैं। लेकिन जब बाद में उसका पति दुबई चला जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका पति वहाँ पे कोई बिजनेस करता है। लेकिन महमूद वहाँ कोई बिजनेस नहीं करता था, बल्कि दुबई में बैठकर भारत में मौत का बिजनेस करता था, वो भी दाऊद के पनाह में। खैर जो भी हो, अशरफ को इन सभी चीज़ों का कुछ पता नहीं होता है। वो बस महमूद से प्यार करती है और एक शाम उसे कोई कहता है कि टेलीफोन पे दुबई से कॉल आया है। उसके बाद वो भागी भागी टेलीफोन के पास जाती है, वहाँ बात करती है और बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद तैयार होती है और टैक्सी लेकर सीधे सांता क्रूज एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है। वहाँ इंतज़ार करने लगती है अपने पति महमूद का, क्योंकि वो दुबई से लौटने वाला था। उसे महमूद बाहर आता हुआ दिखता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक गोली की आवाज़ होती है और अफरा तफरी मच जाती है और भीड़ में महमूद कहाँ गायब हो जाता है उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर बाद में अशरफ के पास से एक एम्बुलेंस गुजरता है और फिर वो एम्बुलेंस भी आगे जाकर पुलिस की गाड़ियों के साथ भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर उस भगदड़ में लोगों के बीच फुसफुसाहट होने लगती है कि दुबई का से कोई आदमी आया था, उसका इनकाउंटर हो गया, दाऊद का गुर्गा था, ऐसी बातें बनने लगती है। अब यहाँ पे अशरफ को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है कि कहीं महमूद तो वो नहीं है। वो उस एम्बुलेंस के पीछे भागती है और ऊपर अस्पताल पहुँचती है, लेकिन वहाँ पे महमूद का कोई पता नहीं होता है। फिर वहाँ से वो थाने जाती है। थाने में जाने के बाद वो कई थानों के चक्कर लगाती है और अंत में पहुँचती है जे हॉस्पिटल। वहाँ पर एक कोने में एक बेड पर महमूद की लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर अशरफ टूट जाती है। अगले सुबह जब पुलिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उसमें उसे पता चलता है कि महमूद का पूरा नाम महमूद खान था और जो अंडरवर्ल्ड का बिजनेस था उसमें उसे महमूद कालिया के नाम से जानते हैं। अशरफ को महमूद का एक करीबी दोस्त ये भी बताता है कि वो दुबई में गया था दाऊद के पास। वहाँ उसे एक काम सौंपा जाता है जिसे करने से वो इनकार कर देता है और फिर भारत में आकर उसे डॉन को ना कहने की सज़ा मिलती है। और जैसे ही उसे इन सभी चीज़ों का पता चलता है, साथ में ये भी कि उसके पति उसके प्यार महमूद के मौत के पीछे दाऊद का हाथ है, तो वहीं पे जो अशरफ होती है वो ये कसम खा लेती है कि वो दाऊद को ख़त्म कर देगी। और दाऊद कोई चोर उचक्का तो था नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर उससे बदला ले ले। उसे मारने के लिए मजबूत होना ज़रूरी था। इसलिए जो अशरफ होती है वो अंडरवर्ल्ड के उन लोगों से जान पहचान बढ़ाने लगती है जो दाऊद का दुश्मन हो। और इसी कड़ी में सबसे पहले अंडरवर्ल्ड में वो मिलती है हुसैन उस्तरा से। कहते हैं कि वो उस तरह से लोगों को मारने में माहिर था और अंडरवर्ल्ड के काफ़ी बड़े बड़े नाम के साथ उसका उठना बैठना था और दाऊद से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। यही बात अशरफ को पता चलती है और वो उससे मिलती है और बताती है कि उसे दाऊद से बदला लेना है, उसे ख़त्म करना है। इस बात पे जो हुसैन उस्तरा होता है वो हंसने लगता है, लेकिन जब उसे दिखता है कि जो अशरफ है उसका इरादा एकदम पक्का है दाऊद को मारने का, उसके बाद हुसैन उस्तरा ही उसका गुरु बनता है एक तरह से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में और उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है, सेल्फ डिफेंस सिखाता है, साथ ही साथ हथियार चलाना भी सिखाता है। इसके बाद वो दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं
और मिलकर दाऊद को खत्म करने की मुहिम शुरू कर देते हैं। हुसैन के मदद से अशरफ दाऊद के ठिकानों का जासूसी करने लगती है और पुलिस को उसकी खबर दे देती है। एक तरह से वो धीरे धीरे देखते ही देखते पुलिस की एक पक्की जो एक मुखबिर होती है वो बन जाती है और धीरे धीरे वो दाऊद के कई ऐसे ठिकानों को बंद करवा देती है, उस पर ताले लगवा देती है जहाँ पर उसका नेटवर्क चल रहा था, जहाँ पर उसका सट्टेबाजी चल रहा था, जहाँ पे वो अपने क्राइम का धंधा फैलाता था। लेकिन दाऊद इतना बड़ा था कि उसके 2-4 अड्डे अगर बंद हो जाएं तो उससे उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अशरफ समझ जाती है कि दाऊद के छोटे मोटे अड्डे को बंद करवा के उसे कुछ हासिल होने नहीं वाला है और यहीं से वो ऐसा चाल चलती है जिससे वो अशरफ से सपना बनने वाली थी। होता ये है कि जो ये अशरफ होती है उसको पता चलता है कि अरुण गवली नाम का एक आदमी है जो दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय है और बहुत बड़ी पहुंच रखता है। इसलिए अशरफ अरुण गवली के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि उसे दाऊद को मारना है और इसके लिए वो उसकी मदद चाहती है। लेकिन अरुण गवली उससे मदद करने के लिए साफ इनकार कर देता है, वो भी ये कहकर कि वो उस जैसों पे भरोसा नहीं कर सकता है। अशरफ समझ जाती है कि अब उसे एक नई पहचान की ज़रूरत है। वो बुर्का हटाती है और जींस टॉप पहनने लगती है और अपना नाम रख लेती है सपना। बाइक भी चलाने लगती है, वो हथियार की और भी ट्रेनिंग लेती है और धीरे धीरे देखते ही देखते वो अपने गुर्गे भी जमा करने लगती है जो दाऊद से खार खाए बैठे हुए होते हैं और उन्हीं के बदौलत वह सपना से सपना दीदी बनती है और फिर धीरे धीरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में लेडी डॉन बन के उभरती है। हुसैन उस्तरा के साथ मिलकर वो नेपाल भी जाती है क्योंकि नेपाल से जो दाऊद था वो अपना हथियार स्मगल करता था इंडिया में। वहाँ पर वो जाकर उसके स्मगल वाले हथियार को भी लूटना शुरू कर देती है और हुसैन उस्तरा उसे क्या करता था, कलकत्ता में बेचकर मुनाफा कमाते थे और दोनों अपनी कमाई करते थे। लेकिन एक बार इसी लूट के चक्कर में उनका एक तरह से भिड़ंत हो जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी से और उसके बाद सपना नेपाल जाना बंद कर देती है और अशरफ मुंबई में रहकर ही दाऊद को जितना नुकसान पहुंचा सकती थी उतना नुकसान पहुंचाती है। यहाँ से हुसैन उस्तरा और जो सपना दीदी होती है, अशरफ जो सपना दीदी बन जाती है, इन दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है और दोनों अपना अपना गैंग चलाने लगते हैं। इस समय तक सपना दीदी मुंबई में अपना अच्छा खासा पहचान बना लेती है। उसका बहुत सारे राजनेता से लेकर ऐसे बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ जान पहचान बन जाता है जिससे मुंबई पर उसका पकड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक पुलिस वाले से भी शादी कर लेती है, लेकिन बाद में उन दोनों के रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन उसका मकसद नहीं रुकता है जो था दाऊद को ख़त्म करने का। लेकिन दाऊद मुंबई में तो था नहीं, वो दुबई में बैठा हुआ था और दुबई में उन दिनों 1990 में एक मैच चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया के बीच और दाऊद का मैच देखने में काफ़ी इंटरेस्ट था। उन दिनों उसके लिए स्टेडियम में एक वीआईपी सीट बुक रहती थी जहां बैठकर वो मैच देखा करता था और उसके गुर्गे जो थे वो सट्टेबाजी का बिजनेस भी करते थे। यहीं से सपना को ख्याल आता है कि उसे स्टेडियम में ही मारा जाए क्योंकि यही वो वक्त था जब दाऊद बिना हथियार के स्टेडियम में बैठा करता था। यहाँ पर सपना अपने गुर्गों को दुबई भेजती है उस स्टेडियम का रेकी करने के लिए। उसके बाद उन लोगों ने एक मास्टर प्लान बनाया कि वो दुबई के स्टेडियम में ही दाऊद को ख़त्म करेगी। उसके गुर्गे किसी भी तरह वहाँ सीट के अंदर जाकर हथियार छुपा देंगे, यानी कि चाकू इस तरह की चीज़ें वहाँ पर रखेंगे और फिर वो दिन आएगा जब वो अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। और कैसे करेंगे, जब मैच शुरू होगा तो ताली बजाने के लिए सभी उठेंगे, इसी बीच कोई जाकर दाऊद इब्राहिम को चाकू से मार देगा। इस प्लान पर सपना दीदी को इतना भरोसा था कि उसे बस एक मौके का इंतजार था कि वो खुद दुबई जाती और इस प्लान को अंजाम देती और वो मौका शायद उसके हाथ लगने ही वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो दुबई जाती, सपना जो अशरफ से मुखबिर और मुखबिर से सपना दीदी बन के एक लेडी डॉन बनी, उसकी मुखबिर कोई छोटा शकील से कर देता है। अब छोटा शकील कौन था? छोटा शकील उन दिनों दाऊद का राइट हैंड था जो उसके एब्सेंस में एक तरह से पूरे मुंबई को देखता है। और उसके पास जब ये खबर पहुंचती है कि कोई दाऊद को मारने की प्लानिंग कर रहा है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। और इससे पहले कि कुछ ऐसा होता, वो अपने गुंडों को भेजता है और सपना दीदी को उठवा लेता है और उसके ही घर के नीचे उसे चाकू से गोद कर मार देता है।
और यहीं पे सपना दीदी की कहानी खत्म हो जाती है। कहते हैं कि अगर उस दिन सपना दीदी को नहीं मारा जाता तो जो दाऊद आज तक छुपकर बैठा हुआ है वो 90 के दशक में ही, यानी कि मुंबई ब्लास्ट से पहले ही उस स्टेडियम में मारा जाता। पर ऐसा होता नहीं है। डी कंपनी के नेटवर्क के आगे अशरफ उर्फ सपना दीदी हार जाती है, ठीक उसी तरह से मारी जाती है जैसे कि उसका पति महमूद मारा जाता है और दोनों की कहानी खत्म हो जाती है। माफिया ऑफ क्वींस नाम के एक किताब के ऑथर बताते हैं अपनी किताब में कि ये इस तरह से अंडरवर्ल्ड में पहला मर्डर था जब किसी औरत को सीधे तौर पर मारा गया था, क्योंकि इससे पहले तक अंडरवर्ल्ड में किसी भी औरत को नहीं मारा जाता था। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सपना के साथ हुसैन उस तरह भी था जो दाऊद को मारना चाहता था, उसका क्या हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि भले ही सपना से उसके रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन आगे के साल में जो छोटा शकील होता है वो हुसैन उस तरह को भी मरवा देता है। अब देखिए, अब तक की पूरी कहानी सुनने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि भले ही दाऊद मारा नहीं गया, लेकिन वो अपनी जिंदगी के हर पल को डर के साए में गुजार रहा है। डर कर वो पाकिस्तान के किसी कोने में बैठा है, अपनी पहचान तक जाहिर नहीं करता है, क्योंकि उसे डर है। आतंक फैलाने वाले दाऊद को अब ये खौफ है कि अगर उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हुई ना, तो उसके सिर पर मंडरा रही मौत उसके गले तक भी पहुंच सकता है। तो भले ही दाऊद अब तक मरा नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी मौत के साए में और भी बदतर है। तो अब अलविदा करने का वक्त आ गया है। उम्मीद है कि आपको आज का ये लाइव पसंद आया होगा। बाकी आपको जो भी लगा वो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही जाते जाते यही कहूंगा कि आजादी के इस महान पर्व को एंजॉय कीजिए। आप सभी को क्राइम कनेक्ट की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी मैं पंचम मिलता रहूंगा आपको क्राइम की कहानियों के साथ किसी और सफर में।